जय हिंद। वंदे मातरम। हमने लास्ट वाले सेशन में पढ़ लिया था डॉस के कमांड वगैरह, और उसके बाद वाले सेशन में हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। आज की क्लास बड़ी स्पेशल क्लास होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जब हम किसी सेक्टर में काम करने के लिए जाते हैं, कभी कोई नौकरी के लिए जाते हैं, तो सबसे बड़ी हमारे सामने समस्या होती है कि हमारे पास नॉलेज या स्किल नहीं होती है। ऐसे समय में हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम टेंशन में रहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि हम अ, कहीं पे किसी भी प्रकार की जॉब हो, तो अगर आपके पास नॉलेज होगी, स्किल होगी, तो ही आपको एक अच्छी जॉब मिलती है, और आप बिना मतलब के अपने टेंशन में रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे साथ जो बच्चे जुड़े होते हैं अकाउंटिंग के लिए या अदर कोर्सेज के लिए, तो हम उनको उस तरह से ट्रेन करते हैं, को एजुकेट करते हैं, ताकि वो आगे जाकर उनको इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कि जैसे भाई साहब देख रहे हैं कि ये 12वीं के स्टूडेंट हैं या 10वीं के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, या बीकॉम एमकॉम के स्टूडेंट हैं। आज का जो विषय हमने बताया कि आज का जो विषय होगा अकाउंटिंग होगा। क्या होगा? अकाउंटिंग। आज से अकाउंटिंग के सारे सब्जेक्ट वाइज हम लोग चलेंगे। तो हमने एक उदाहरण के तौर पे इनको सामने आपको रखा है कि ये टेंशन में थोड़े से आपको दिख रहे हैं। तो टेंशन में दिखने का इनका मेन कारण कि इनके पास नॉलेज तो नहीं है। कंप्यूटर सामने इनके पास रखा हुआ है, लेकिन इस कंप्यूटर पे इनको अकाउंटिंग नहीं आती है, तब इनको टेंशन होगा ही ना। क्योंकि अकाउंटिंग लोगों को, जो आप लोगों के दिमाग में है ना, बहुत जटिल है, बहुत टफ है। ऐसा आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे 11वीं के स्टूडेंट जो कॉमर्स के हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि अकाउंटिंग बहुत टफ है। 12वीं के बच्चे उनको लगता है बहुत टफ है, बीकॉम के बच्चे उनको लगता है बहुत टफ है, एमकॉम के जो बच्चे हैं उनको भी लगता है बहुत टफ है। जबकि कोई भी सब्जेक्ट टफ तभी तक रहता है जब तक कि आप उसे टफ सोचते नहीं। क्या? जब तक कि आप उसे टफ सोचते नहीं। जब आपने मान लिया कि ये टफ है, तो वो टफ ही लगेगा। जबकि मेरा ऐसा मानना है एज ए टीचर की, मैंने एज ए स्टूडेंट भी मैंने पढ़ा है, तो एज ए स्टूडेंट मुझे, मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा था अकाउंटिंग। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इतना मजा आता है अकाउंटिंग में। इतना इजी सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारी चीजें है नहीं। दो ही फॉर्मूले पे हमारी पूरी अकाउंटिंग निर्भर करती है, डेबिट और, तो बताओ दो ही चीज पढ़ना है, उसमें इतना टफ लगता है। बहुत सारे बच्चे हमें हमसे मिलने आते हैं, मिलते भी हैं, बातचीत करते हैं, बताते हैं सर हमको अकाउंटिंग में समझ में नहीं आता। अरे अकाउंटिंग सबसे इजी सब्जेक्ट दुनिया का, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इजी सब्जेक्ट अकाउंटिंग है। हालांकि अपने इंटरेस्ट पे भी कुछ बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको इंटरेस्ट है अगर पढ़ाई में, तो उनको मैथ सबसे इजी लगती है, किसी को साइंस सबसे इजी लगती है। ये लगता ऐसे क्यों है? क्योंकि वो बच्चे को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। टफ से टफ सब्जेक्ट हो, लेकिन अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा पढ़ने का, तो डेफिनेटली आपको इतना आनंद आएगा और आपको इजी भी लगेगा, और आप उस चीज में बहुत कुछ आगे जाके कर भी सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको इंटरेस्ट आएगा ना, डेफिनेटली आप आगे जाकर उसमें बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे आप। लेकिन आपको उस चीज का इंटरेस्ट अंदर से होना चाहिए। जबरदस्ती पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। कोई भी दुनिया की कोई भी सब्जेक्ट, दुनिया की कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो हमने बार बार ये बात को कहा है, आप सबसे आज लाइव क्लास में भी आपको ये बात याद करा कि ये भाई साहब भले 10वीं 12वीं बीकॉम एमकॉम जो भी हो, अब ये बीकॉम एमकॉम की अगर मान लीजिए इनके पास डिग्री है, अगर उनके पास नॉलेज नहीं है, तो आगे जाके करेंगे क्या? इसी तरह से आप सभी बच्चों के लिए भी ये बातें लागू होती है। अगर आपके पास किसी फील्ड में जॉब करने जाते हैं, उस फील्ड में अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको थकान लगेगी, आपको परेशानी लगेगी, आपको जिल्लत लगेगी, आपको आपको दिमाग आपका ऐसा लगेगा फट जाएगा। इस तमाम तरह की चीजें आपके दिमाग में महसूस करेंगे आप। लेकिन अगर उसका प्रॉपर नॉलेज आपको होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि अकाउंटिंग सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और सबसे आसान भाषा में, आसान शब्दों में हम आपको समझाएंगे, और आपको आसान भाषा में समझ में आएगा। ये अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं अकाउंटिंग के सेक्टर। इनको सर पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में बना सकते हैं, और मैं आपको बना के दूंगा। बिल्कुल आसान भाषा में, मैं आपसे प्रॉमिस भी कर रहा हूँ आज कि आपको आसान भाषा में अकाउंटिंग पढ़ा दूंगा, और आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल साधारण भाषा में कि अकाउंटिंग कुछ है ही नहीं, रियली में कुछ नहीं। ये भी मेरा आपसे वादा है, रियल में भी अकाउंटिंग बहुत कुछ नहीं है। तो आप अगर अकाउंटिंग के क्षेत्र में अगर ट्राई करना चाहते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में ट्राई करना चाहते हैं, आप 11वीं में हैं, आप 12वीं में हैं, या बीकॉम एमकॉम कर रहे हैं, और आपको अकाउंट से थोड़ा परेशानी हो रही है, तो आप इस क्लास को जरूर देखें। आप बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग बहुत आसान सेक्टर है, बहुत अच्छा सेक्टर है। आप इस दुनिया में जाकर के, इस सेक्टर में, अकाउंटिंग के सेक्टर में, बैंकिंग के सेक्टर में जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। आप परेशान मत होइए कि जॉब्स नहीं, जॉब किसके लिए नहीं है? जॉब सिर्फ उनके लिए नहीं है जो बच्चे के पास टैलेंट नहीं है। आप बोलते हैं कि बेरोजगारी, बेरोजगारी कतई नहीं है। हमने इसके बहुत सारे पहले वीडियो हमने कहा था कि जब राजीव गांधी ने कंप्यूटर देश में लाने के पहले व्यक्ति वही है। हालांकि उससे पहले से बहुत सारे कंप्यूटर लोग लाए थे,
लेकिन राजीव गांधी इंडिया में लाने के लिए उनको श्रेय दिया जाता है। तो जब उस टाइम कंप्यूटर आया ना, तो ऐसा लग रहा था कि बेरोजगार हो जाएंगे हम लोग। जहां एक कंप्यूटर की जरूरत थी, उसकी जगह पे 10 लोग काम करते थे, तो 10 लोगों की जगह पे आज एक ही कंप्यूटर काम करता, तो ऐसा लग रहा था कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी। बेरोजगारी बढ़ी क्या तब से? कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर के बाद आज मोबाइल भी आ गया। आज मोबाइल में बहुत सारा कुछ हम लोग कर लेते हैं। हमने बार बार इस चीजों को आपसे सामने रखा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बेरोजगारी सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास नॉलेज या टैलेंट की कमी है। आपकी व्यक्तिगत प्रतिभा कितनी है उस पर निर्भर करती है आपकी जॉब। आपके पास अगर आप एक आईएएस की ऐसी डिग्री है, कुछ लोग बच्चे कहते हैं सर बहुत भ्रष्टाचार है, ये है वो है, बिना उसके हमारी सरकारी नौकरी नहीं लगती। हम आपसे पूछते अगर आपके पास टैलेंट है, स्किल है, तो आप कोई भी कंपटीशन, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप पास नहीं कर सकते हैं। हम बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि प्राइवेट डॉक्टर, मैं किसी को ऐसा नहीं कह सकता। हमारे पास गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं। कल भी मैंने कोरोना के बारे में कुछ बोला था कि आप कोरोना में वैक्सीन जरूर लगवाइए। तो वैक्सीन लगाने का मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि वैक्सीन आप को नहीं लगवाना है, आपको लगवाना चाहिए। ये कल भी मैंने कहा था, आज फिर से कह रहा हूं, वैक्सीन लगवाना चाहिए, जिससे आप कोरोना से, भारत को के अंदर से कोरोना को भगा सकते हैं। कोरोना को भगाने का एक ही तरीका मात्र है, वो है वैक्सीन। इस बारे में मैंने कल आपसे बताया था। तो हमने ये कहा कि भाई हॉस्पिटल में, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखेंगे तो बहुत सारे टैलेंटेड डॉक्टर हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास टैलेंट नहीं है। अगर उनके पास टैलेंट था तभी तो गवर्नमेंट में उनका भर्ती हुआ। आपके पास टैलेंट नहीं है, इसलिए आप प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना नहीं है, आपका जैसा भी मानना हो, मेरा ऐसा मानना है। तो यह हो सकता है उन्होंने ट्राई नहीं किया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन दूसरी जो मेरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब आप चाहते हैं, तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाहते हैं, तो आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। कुल मिला के मैं इतना कहूंगा, अगर आपके पास नॉलेज होगा तो जरूर आपकी ये स्थिति नहीं आएगी, इससे बेहतर स्थिति आएगी। आज का जो हमने विषय बताया था कि अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग के अंदर बहुत आसान तरीके से आप बड़े अच्छे तरीके से अपने फ्यूचर को बहुत बड़े लेवल पे डेवलप कर सकते हैं। खास करके कोई, मेरे पास तो ऐसे भी विद्यार्थी रहे हैं जिनको आपको आपको मैं बताऊंगा तो आपको शायद इस बात पर कितना आप सहमत होंगे, वो तो आप जानेंगे। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो 10वीं फेल हैं, क्या है, और हमारे यहाँ इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग के अंदर बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। मैं इनको, सुंदर का मतलब मेरा ये है कि बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं, बहुत अच्छे पैकेज पे हैं। 10वीं फेल बच्चा कैसे कर सकता है? ये किसी को भरोसा नहीं होगा, जो लाइव मेरे सुन रहे होंगे, ये बाद में लाइव क्लास को देखेंगे। 10वीं फेल बच्चा अकाउंटेंट पॉसिबल है? हम आपसे पूछते हैं, न्यूटन कौन थे? वो कौन सी डिग्री लिए थे? न्यूटन कौन थे? गैलीलियो कौन थे? ये लोग यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ लिख दिया। उनके ही दिए हुए सिद्धांतों को हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो जरूरी आपके पास डिग्री की नहीं है, आपके पास कागज में आपका नाम लिखा है बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, एमएससी, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास नॉलेज कितना है ना, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं भाषण आपको नहीं दे रहा हूँ, सीधी आपको अपने सारे स्टूडेंट को सीधा ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप अपने आप को, अभी भी वक्त है, साल 2 साल 3 साल 4 साल जो समय आपके पास रह गया पढ़ाई करने के लिए, एक बार आप सर झुका के पढ़ लीजिए, दुनिया आपके सामने सर झुकाएगी। एक बार आप किताब के सामने सर झुका दिए। हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो पुस्तक को विद्या माता कहते थे, पैर से छूते नहीं थे, पैर टच हो जाए तो 4 बार माफी मांगते थे। ये कहने का मतलब हमें किसी के प्रति किसी को इज्जत देनी थी। तो अगर आप अपने पुस्तकों को, अपने टीचर्स को, अपने माँ बाप को, अपनी सोसाइटी को अगर आप इज्जत देते हैं, तो डेफिनेटली आपको इज्जत मिलेगी। उसी तरह अगर अपने अपने करियर को इज्जत देंगे, नहीं अपने अकाउंटिंग को इज्जत देंगे, नहीं अकाउंटिंग में मुझे पढ़ना है, पढ़ करके मुझे अकाउंटेंट बनना है, अगर आपके अंदर जिद आ गई तो डेफिनेटली मेरे बात का भरोसा रखिए, लिख लीजिए, आप अकाउंटेंट बहुत सुपर बन जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप 10वीं फेल हैं या बीकॉम है या एमकॉम है। क्लियर? आप कोई भी क्लास के बच्चे हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे दिमाग में डाउट में रहते हैं, यार मैं तो 10वीं मतलब कॉमर्स का विद्यार्थी ही नहीं हूं, तो मैं कैसे अकाउंटिंग कर सकता हूं? जिनके दिमाग में ऐसा प्रश्न रहता है, आज मैं उन प्रश्नों को आपको जवाब दे रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं। आप बिना 10 बीकॉम किए, बिना कॉमर्स के विद्यार्थी रहे, आप स्मार्ट इंस्टीट्यूट में आके आपके व्यक्तिगत करके आप आकर के सर्च कर लेंगे, आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिनका कोई कॉमर्स का बेस ही नहीं रहा है, और वो अकाउंटिंग की दुनिया में आज बहुत टॉप लेवल पर है, बहुत टॉप लेवल पर है। आप समझ रहे मेरी बात? बहुत टॉप लेवल का मतलब बहुत बढ़िया सैलरी के पैकेज पे। सैलरी पैकेज का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है कि विद्या का अर्थ आप सैलरी से लगाइए। विद्या का अर्थ सैलरी से मतलब कि भारत में ऐसी परंपराएं हैं, लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई जिसके पास बीएमडब्ल्यू उसकी सफलता कुछ ज्यादा है। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि 10वीं का फेल बच्चा अगर उस स्थान तक, ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, जो एक बड़े पैकेज पे जा सकता है, तो इसका मतलब है कि उसके लिए कोई डिग्री की कोई मान्यता नहीं रह गई है। डिग्री की मान्यता कागज में डिग्री लेने से मान्यता नहीं होगी।
आपके पास ज्ञान होने की मान्यता होनी चाहिए। आप ज्ञान के पीछे भागिए। डिग्री तो जरूरी है, लेकिन ज्ञान आपको उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। ज्ञान के पीछे भागिए, दुनिया आपको सलाम जरूर करेगी। आप भाई टेंशन मत लीजिए, आप स्मार्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, आपका भी अकाउंटिंग पूरा हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, आइए आप ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको अकाउंटेंट बना देंगे और आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, कंप्यूटर भी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आज अपने अकाउंटिंग के विषय पे। तो हमें अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत इजी है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको पढ़ाएंगे और बिल्कुल आसान शब्दों में पढ़ाएंगे, आपको सीधी सीधी भाषा में समझाएंगे। तो हम अकाउंटिंग में पढ़ने क्या वाले हैं, ये घबराइए मत कि नहीं हम हमारा बेस नहीं अकाउंटिंग का तो हम अकाउंटेंट नहीं बन सकते। मैं बार बार कह चुका हूँ, अकाउंटिंग में बेस आपका नहीं है तो भी आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, बेहतरीन ढंग से अकाउंटेंट बन सकते हैं, टॉप लेवल भी जा सकते हैं। तो अकाउंटिंग में हम क्या जानेंगे, उसके लिए हमने आपके सामने इंडेक्स रखा हुआ है। हमारे पहले लेसन है लेखांकन, अकाउंटिंग क्या लिखा है, लेखांकन। इसको हिंदी में भी हम जानते रहेंगे और इंग्लिश में भी जानते रहेंगे। तो लेखांकन यानी अकाउंटिंग, लेखांकन का अर्थ एवं सिद्धांत यानी मीनिंग्स एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल क्या होते हैं, जर्नल एंड सब्सिडायरी बुक। खाता बही यानी लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, बैंक संबंधी लेन देन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अंतिम खाते फाइनल अकाउंट। समायोजन एडजस्टमेंट, त्रुटियों एवं उनका सुधार, एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन। रहतिया का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड प्रेशर खाते, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड समरी ऑफ द अकाउंट्स फ्रॉम द ट्रांजेक्शन टू बैलेंस शीट। ये हमारे इंडेक्स में इतनी सारी चीजें हम आज से स्टार्ट करेंगे, आज से पढ़ेंगे। अथराइज ठीक है, वो तो है ही है, प्रिपेयर्ड बाई, ये हमारा G5 वर्जन है। कौन सा वर्जन है, G5 वर्जन में हमें सारी चीजों को जानते हैं। तो इतने सारे चैप्टर हैं, इसके अलावा दूसरा भी सेमेस्टर हमारा है, इसके बारे में भी हम आपको आगे क्लास चालू होगी तो आपको जरूर बताएंगे कि उसमें क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं। तो आज जो ये सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर ये सारी चीजें हम जानेंगे। चलते हैं अपने आज के पहले लेसन पे और पहले सब्जेक्ट पे चलते हैं। आज का सब्जेक्ट हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन। क्या, वित्तीय लेखांकन। तो वित्तीय लेखांकन क्या है, उसमें हमने सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बारे में हमें जानना चाहिए पहले। तो अकाउंटिंग है क्या, हमने शुरुआत में एक चीज को कहा कि हमारे मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है क्या है, वो बहुत कम होती है उसकी, ये कुछ ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा होती है, अनलिमिटेड कुछ भी स्टोर हो जाएगा, उसकी भी एक सीमा है ना, आप समझ रहे हैं। तो अकाउंटिंग करने के लिए आप किसी से कोई सौदा हम करते हैं, किसी से कोई हम बातचीत करते हैं, किसी से कोई लेन देन करते हैं कि हमने आपको 5 रुपए दिया, परसों 10 रुपए दिया, एक दिन में इस तरह से मान लीजिए 5-5 रुपए 10-10 रुपए का लेन देन करते हैं, किसी से लेते भी है किसी को देते हैं। मान लीजिए हमने राम को 5 रुपए दिया, रमेश से 20 रुपए लिया, इस तरह के दिन में 50 सौदे हम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आगे बताएंगे सौदा क्या होता है। तो 50 सौदे ऐसे दिन में कर लेते हैं। तो क्या एक दिन के सौदे 50, तो चलो ठीक है, हो सकता है हमको याद भी रहे, लेकिन एक साल के सौदे निरंतर अगर एक दिन में 50 करते तो गुणे 30 कर लीजिए, 150 सौदे, इस तरीके से 12 से गुणा कर लीजिए। तो क्या साल भर के सारे सौदे में याद रहेंगे, याद होने की संभावना है कि हमें पूरे 365 दिन में कितने सौदे किससे किए, किससे क्या बातचीत की है, किससे कौन सा सामान लिया, किससे कौन सा सामान दिया, किसके लिए क्या खरीदा, किसको क्या बेचा, ये हमें शायद पूरी तरह से याद नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे मनुष्य जो हम लोग हैं ना, हम लोगों की स्मरण शक्ति यानी याद करने की मेमोरी चिप, क्या मेमोरी चिप, ये देखिए ये मेमोरी चिप लगी है, ये मेमोरी चिप की एक सीमा है, इस सीमा के बाहर आपको याद नहीं रहता। जैसे आपके जीवन काल के मैं आपसे बात करूं तो आपने 365 दिन में से कौन सा सबसे दिन आपको याद है, मैं आप कैसे करें तो सब नॉर्मली दिन है, आपको एक आध बर्थडे याद होगा आपको, क्यों, क्योंकि वो स्पेशल आपने बना दिया था उसको, क्या बना दिया था, स्पेशल। बाकी के दिन कहाँ गए आपके, वो आपको याद नहीं कि मैं सुबह 8 बजे कब थी, 10 बजे कहाँ थी, 12 बजे। तो इसी तरीके से आप जो स्पेशल चीजें होंगी वही आपको याद रहती है ना, बाकी नॉर्मल वाली नहीं है। तो अकाउंटिंग में भी वही बातों का प्रयोग किया जा रहा है कि अगर आपके पास सारी चीजें, आपकी स्मरण शक्ति एक लिमिटेड एरिया में है, एक लिमिटेड सीमा में है, तो आपको लेखांकन करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करने की जरूरत पड़ेगी, लेखांकन। लेखांकन का मतलब हम आपको आगे बताएंगे। लेखांकन होता क्या है, लेखांकन का मतलब सीधी सीधी भाषा में समझिए कि हमें पुस्तकों में लिखना है। क्या करना है, लिखना। क्यों लिखना है, क्योंकि हमें याद नहीं रहता है, इसलिए हमें लेखांकन करना है, अकाउंटिंग करनी है। आगे चलते हैं। जैसे हमने कहा कि लेखांकन में क्या क्या होता है, आपने बताया कि किसी से आप लेन देन करते हैं, क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। किसी को रुपया देते हैं, आपने पता लगा कि चच्चा को 5000 रुपया दिया था, किसको दिया था, चच्चा को 5000 दिया, फिर चाची तब तक आ गई बोली 20,000 दे दी, तब तक फलाना चच्चा के रेफरेंस से मासी जी आ गई बोली 20,000 दे दीजिए हमको। ऐसे हम उधार भी बांट रहे हैं, इधर धंधा भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, ऐसे तमाम सारे पैसे हम किसी से लेन देन कर रहे हैं।
तो क्या याद रहेगा हमें? बिल्कुल याद रहने की संभावना नहीं। तो इसके और इसमें हम अपने व्यापार में अकाउंटिंग करने का एक और बेनिफिट होता है कि हमको अपने व्यापार में प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, उसको भी हम जान सकते हैं। ये हमारे अकाउंटिंग की यही इसीलिए तो हम करते हैं ना, ताकि हमें पता चले कि हमारे व्यापार में क्या स्थिति रहने वाली है। कर टैक्स सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज की तारीख में, कि हम टैक्स का भी अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमको कितना टैक्स देना है, कितना टैक्स नहीं देना है। ये सारी चीजों का भी हमें ज्ञान लेखांकन के द्वारा ही होगा, अकाउंटिंग के द्वारा ही होगा। अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो आपको इन सब चीजों का ज्ञान नहीं होगा, आप भूल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। हमारे बुक कीपिंग का इतिहास क्या है? इसका बुक कीपिंग का इतिहास, इसकी हिस्ट्री कहां से शुरू हुई है? लगभग 1447 के आसपास हमारे लूका पैसियोली, कौन थे ये? लूका पैसियोली। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। लूका पैसियोली पहले वैसे व्यक्ति थे, प्रारंभकर्ता थे, जिन्होंने बुक कीपिंग का मतलब बताया था। ये कि गणितज्ञ थे, क्या चाहिए? गणितज्ञ, मैथमेटिशियन थे। तो अपनी मैथमेटिक की पुस्तक में, वो पुस्तक उनकी थी डी कॉम्यूटिस्ट स्क्रिप्टराइज, ये इनकी एक पुस्तक थी। इस पुस्तक में वो गणित के द्वारा, आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि अबाकस से हमारी शुरुआत हुई थी। किससे शुरुआत हुई थी? अबाकस से। गणना करने के जो हमारी सोच पैदा हुई या खोज पैदा हुई, वो अबाकस के थ्रू ही हुई थी। तो इन्होंने बुक जो लिखी थी, इस बुक में वो एक गणित की बुक थी, लेकिन इसमें इन्होंने बुक कीपिंग का मतलब समझाया था। लगभग ये 1447 के आसपास की घटना है। तब लूका पे 1447, आप सोचिए आज से कितना साल पहले, बहुत पहले की बात है ये। उस टाइम में इन्होंने बताया था कि भाई बुक कीपिंग का मतलब क्या है, वो एक तरीके से इन्होंने इसमें बताया भी दिया। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने आगे आते हैं कि 20वीं शताब्दी में, बीच के वहां से 1547 के पहले प्रारंभकर्ता कौन थे? लूकस पैसियोली। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1547 में वो थे। कौन से साल? सॉरी, 1447 में। तो 1447 में अकाउंटेंसी की शुरुआत, जैसे हमें कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। तो उसी प्रकार से हमारे लूकस पैसियोली को हम लोग पहले प्रारंभकर्ता कहते हैं बुक कीपिंग के मामले में। बुक कीपिंग के पहले जनक को एक तरह से आप कह सकते हैं। फिर 20वीं शताब्दी में वहां से लोगों ने क्या किया, बहुत सारी पुस्तकें निकाली आपस में। इंग्लैंड वाले भी निकाले, फ्रांस वाले भी निकाले थे, इटली वाले ने भी निकाले। उसमें से आपस में भी दूसरे के साथ ये चला कि भाई कुछ का ज्यादा अच्छा बेहतर फॉर्मूला है। उस फार्मूले में शोध हुआ। क्या हुआ? 1447 से चला रहा है। वहां से आते आते एक शोध हुआ। शोध होने के बाद इसमें पता चला कि भाई हमें लेजर के अंदर और जर्नल के अंदर में क्या करना चाहिए। लेजर में डेबिट को उन्होंने सेल गिफ्ट किया, तो उसके अंदर सेल गिफ्ट के अंदर में उन्होंने कहा नहीं भाई हमको इसमें सुधार किया। उसमें सुधार करने के बाद उसको कहा डेबिट क्रेडिट, वो लोग लाए। लाने के बाद हम लोग 20वीं शताब्दी में भारत में पहुंचते हैं। तो भारत में जब इससे हम आते हैं तो ये दिल्ली में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1949 को। इसकी 1 जुलाई 1949 को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यहाँ इसकी स्थापना हुई। यहाँ से हम लोग इसकी शुरुआत किए हैं। फिर 28 मई 1959 को द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये हमारी कहाँ इसकी स्थापना हुई? कोलकाता में हुई। ध्यान रखना, ये दोनों चीजें भूलना नहीं है, दोनों हमारी संस्थाएं हैं, भारत की संस्थाएं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 1949 एंड 28 मई 1959 को द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटिंग, इसकी कोलकाता में स्थापना हुई है। तो कुल मिला के ये इनके जो इतिहास रहे हैं, ये क्यों है, इसके आगे जरूरत इसकी क्यों पड़ी, हिस्ट्री की जरूरत हमें हमने जान लिया, लेकिन अकाउंटिंग की जरूरत हमें पड़ी क्यों है, सवाल ये भी आता है। ठीक है, तो आगे चलते जानते हैं हिस्ट्री की अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी है। मान लीजिए आपके सामने हमने कई बार एक एग्जाम्पल रखा है, ये भाई साहब पढ़े लिखे तो थे नहीं, हमने कहा था अकाउंटिंग पढ़ लो, पढ़े है नहीं, तो ये जूसे बेचेंगे तो करेंगे क्या? बात पूरी समझ रहे कि नहीं? अगर ये पढ़े लिखे होते, इनके माँ बाप ने बहुत बोला होगा, आपके भी मम्मी पापा बोलते हैं बेटा पढ़ ले, 1 दिन 2 दिन पढ़ ले। हम गुरु लोग, टीचर लोग भी बोलते हैं पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ते नहीं है, मस्ती करते रहते हैं ना। तो मस्ती का नतीजा भाई देखो इनको मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या इनके माँ बाप ने इनको नहीं पैदा किया? ये क्या एलियन है, सीधा जमीन से आसमान से पैदा हो गए इधर आगे? और जो पढ़ लिख करके आईएएस बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वो भी तो किसी माँ के गर्भ से ही जन्म लिया, ये भी किसी के माँ के गर्भ से जन्म लिया। तो दोनों में अंतर क्या है? एक डॉक्टर आईएएस बन जाता है और ये बेचारा नहीं बन पाया।
इनको, क्योंकि भाई पेट है, सीधी बात समझो, पेट है तो पेट भरना पड़ेगा। अभी माँ बाप भर रहे हैं, बाद में आपको खुद भरना पड़ेगा। आपके पास पेट है ना, तो पेट तो भरना पड़ेगा, सुबह शाम तो उसको राशन चाहिए। अभी आज जब तक आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आपके लिए भर रहे हैं आपका पेट, और एक समय ऐसा आएगा आपको खुद भरना पड़ेगा। अब खुद भरने के लिए जो आपके पास ज्ञान होगा उसी बेस पे आप कोई ना कोई रोजगार, नौकरी, पेशा कुछ ना कुछ तो आप अपनाएंगे। चाहे जूता पॉलिश करके आप काम करिए, चाहे गन्ना बेच के करिए, या ये नींबू बेच करके आप पेट भरिए, भरना तो आपको पड़ेगा, बच नहीं सकते इस बात से। तो बेहतर है कि आज की तारीख से आप शपथ ले लीजिए, जो भी बच्चे मेरे इस क्लास को देख रहे हैं, कि आज से ही आप अकाउंटिंग की दुनिया में अगर जुड़े हैं, तो अकाउंट किसी भी दुनिया में जुड़े हैं, तो आप शपथ ले लीजिए कि आज से मुझे जो भी पढ़ाई करनी, जम के पढ़ाई करूंगा। क्लियर? तो सवाल ये बनता है कि भाई ये क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? क्योंकि ये पढ़ाई किए नहीं। अगर ये पढ़ाई करते तो इनको ये काम नहीं करना पड़ता। चलिए, अगर मान लीजिए काम कर ही रहे हैं, तो अकाउंटिंग की इनको जरूरत कैसे होगी? अब ध्यान से समझिए, एक उदाहरण के तौर पे हम समझाएंगे यहाँ पे। अब ये भाई साहब हैं, ये डेली का काम करते हैं, मतलब डेली रोकड़ा लेते हैं और माल बेचते हैं। क्या करते हैं ये? डेली रोकड़ा लेके माल अपना बेच देते हैं। जैसे नींबू पानी का जूस बना देते हैं, तमाम तरह के गोला वाला जूस भी बना देते हैं, है ना, तमाम इस तरह के जूस ये बना के देते हैं। तो अब एक मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमारा कोई ऑनलाइन बच्चा इसमें जुड़ा है, जैसे मान लीजिए राजू जुड़ा है। तो राजू क्या किया कि इनके पास चला गया पहले दिन, उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं, ये सिर्फ एक आपको समझने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए अकाउंटिंग की हमें जरूरत कैसे शुरुआत हुई। आपको मेरी भाषा में आपको समझा रहा हूं कि अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे हो सकती है, कैसे हुई है। तो ये भाई साहब एक व्यापारी हैं, मान लीजिए ऐसे, ये गन्ने का लारी लगाते हैं या इसका नींबू का लारी लगाते हैं, और इनको अकाउंटिंग की जरूरत कहां से पड़ी होगी? शुरुआत इनकी हम समझते हैं। आइए ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ये इनके पास आप देख सकते हैं ध्यान से कि इनके कई प्रकार के आइटम हैं। आइटम का मतलब हुआ कि इनके पास बहुत सारे ड्रिंक्स हैं, पीने वाले, अलग अलग तरीके के ड्रिंक से बनाते हैं, जैसे नींबू पानी, ये सर पानी, ऐसा तमाम तरह के अपने ड्रिंक तैयार करते हैं। ऐसे में एक भाई, अब ये रोज वाले हैं, लारी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो एक जगह खड़े हैं नहीं, और आप महसूस करें कि बहुत पहले की बात है। और ऐसे समय में हमारा एक राजू करके लड़का है, वो इनके पास आ गया, बोला भाई साहब एक मेरे को नींबू पानी पिला दो। क्या दे दो? एक। तो बोले भाई नींबू पानी का क्या भाव है? तो 2 रुपया दोगे तो भी नींबू पानी पिलाऊंगा। क्या बोला इन्होंने? 2 रुपया दोगे तो ही नींबू पानी पिलाऊंगा। तो राजू ने क्या किया? 2 रुपया इनको दे दिया। क्या दिया? 2 रुपया दिया और नींबू पानी पी लिया और चला आया। तो आप ध्यान दीजिए कि जब 2 रुपया दिया और नींबू पानी पिया, चला आया, तो आपस में क्या हुआ? इनके बीच में एक सौदा हुआ। क्या हुआ? कि नींबू पानी का कीमत 2 रुपया। नींबू पानी की कीमत कितनी हुई? 2 रुपये। जो ये 2 रुपया मौद्रिक रूप से जो ये आपस में लेन देन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मौद्रिक रूप से जो आपस में ये लेन देन कर रहे हैं, इसी को हम सौदा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सौदा। अब भाई साहब ये तो जो पैसा दे के लिए थे, तो पैसा कैसे दिए थे? नगद दिए थे, उधार दिए थे? ये इन्होंने 2 रुपया नगद दिया था। क्या दिया था? नगद रुपया दिया था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राजू की नौकरी छूट गई। भाई एक ऐसा मान लो, भाई रोज आता था, रोज पीता था जूस, यहाँ पे रोज आए, रोज जूस पिए, 2 रुपया देवे जूस, कभी अपने दोस्त को भी पिलावे, कभी खुद भी पिए, ऐसे करके रोज जूस पीता था। तो 3-4 महीने के बाद, ऐसे 3-4 महीने तक लगातार उसने जूस पिया, और 3-4 महीने के बाद हुआ क्या? एक दिन उसकी नौकरी छूट गई, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था अकाउंटिंग का पूरा, उसकी नौकरी छूट गई, है ना। अब उसके जेब में पैसा था नहीं। अब ऐसा समझ लो, थोड़ा सा उसकी शादी होने वाली थी, तो सोचा थोड़ा जूस वूस पीता रहता, मौसमी वौसमी अनार वनार का, तो थोड़ा मैं अट्टा कट्टा हो जाता, थोड़ा चेहरा में जो इस वक्त बैठा है थोड़ा बढ़िया हो जाता। ऐसी सिचुएशन सोच रहा था कि मैं थोड़ा फिट हो जाता, कुल मिला के फिट होना चाहता था। अब उस नौकरी भी इसी बीच में चली गई। देखो, समस्याएं आती है तो इसी तरह समस्याएं हमारे जीवन में कभी कभी आ जाती है। तो इधर शादी फिक्स हुई, उधर भी खर्चा करना था इसको, उसी में नौकरी भी चली गई। कहानी नहीं बता रहा हूँ, एकदम आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, तो किस्सा कहानी नहीं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा जो भी ऑनलाइन है। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या? एक तरफ नौकरी गई और इधर शादी पड़ी हुई उसकी बेचारे की, इधर इसको जूस भी चाहिए। एक दिन बहुत निराश होकर के इसी लारी के सामने वो खड़ा था। ये भाई साहब ने देखा कि ये मेरा ये कस्टमर है, ये 4-6 महीने से रोज आता था और रोज 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया देता था, और अपने दोस्तों को भी साथ में लेके आता था और हमको जूस पिलाता था। सॉरी, ये लोग जूस पीते थे और अपने दोस्तों को भी पिलाता था।
तो इसको समझ में आया कि भाई आज क्या चक्कर है, मुंह लटका के बैठा है राजू। बुलाया इसको पास में, बोला भाई क्या बात है, आज आप क्यों जो है कि पैसे नहीं दे के जूस नहीं पी रहे? तो बोला साहब मेरी नौकरी छूट गई है और मेरे पास अभी पैसे है नहीं। तो बोला, इसको तो समझ में आ गया था कि मेरा रोज का कस्टमर है। ये उदाहरण हमेशा लाइफ में याद रखना, आगे भी इसका इस्तेमाल मैं करने वाला हूं उस एग्जाम्पल का। यहीं से शुरुआत हुई अकाउंटिंग की, बार बार बोल रहा हूं। शुरुआत ऐसी सिचुएशन से, परिस्थितियों से ही, सिचुएशन से ही हमारी चीजें जन्म लेती हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा हमको तो लगता है सबसे बड़ा ज्ञान तो परिस्थितियां ही होती है। जो परिस्थितियों से सीखता है, झेल के निकलता है, उसके पास बहुत कुछ होता है। तो ये भाई को तो पता ही था कि मेरा ये कस्टमर राजू है जो 4 महीने से लगातार पी रहा था, आज उसकी नौकरी चली गई और मेरा रोज का कस्टमर है, छोड़ भी नहीं सकता था। इसने बोला एक काम कर भाई, अभी तू मुझे नगद दे के पैसे लेता था, अब एक काम कर, एक डायरी में तेरी बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? डायरी। आजकल यहाँ गुजरात में तो आपने देखा होगा कि डायरी आती है, उसमें सलमान खान छपे रहते हैं, है ना, और उसी पे किसी का पौधे का फोटो भी छपा रहता है, तो उसी को लिख देते हैं कि 10 रुपया वो आपसे सिग्नेचर करवा लेते हैं। इसने ऐसा देखा था। क्या देखा था? ऐसा होता है। तो बोला भैया एक मैं आपको डायरी बना देता हूं और आप उधार पीते रहिए हमसे। क्या करते रहिए? उधार पीते रहिए। ध्यान से समझिएगा। पहले नगद पी जाता, अब इसने उसकी परिस्थितियों को देखा तो बोला अब हम आपको डायरी बना देते, जब आपकी नौकरी लग जाएगी और जब आपकी सैलरी मिलेगी तब आप एक साथ जोड़ करके मुझे सारे पैसे दे दीजिएगा। आप लोगों को यहां तक समझ में आया? अच्छा, ठीक है। बोला भाई कि आप हमको पूरा, जब आपकी नौकरी लग जाएगी और आपका सैलरी आ जाएगा तो आप मुझे पैसे दे दीजिएगा। ये भाई साहब ने ऐसा हमको बता दिया, एक डायरी बनाकर इनको लिख करके दे दिया। अभी रोज अपना दोस्तों को ले जाते थे, अपना पीते रहे। अचानक से फिर इनकी नौकरी लग गई और 1 महीने बाद उनकी सैलरी जैसे आती है, सैलरी भी आ गई। फिर इनके पास गए, तब ये बोले कि भैया एक काम करो, हमने कितना दूध कितना हमने जूस पिया है, मौसमी का, अनार का, ऐसा मान लीजिए कितना हमने पिया है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर डायरी इनके पास थी तो ये बता दिए कि आपने इतने का ही पिया है। अगर वो डायरी नहीं बनाते तब राजू चोरकट ये काम करता कि बोलता नहीं हमने तो उस दिन तो हम गायब ही थे। क्या थे? गायब थे। हमने 30 दिन थोड़ी जूस पिया, हम तो 22 दिन जूस पिए हैं। कितने दिन जूस पिए हैं? 22 दिन। तो ये बेचारा परेशान हो जाता। इसलिए इसने बोला, सोचा, पहले से सोच रखा था कि किसी से पूछा था कि मान लीजिए कोई मेरे पास ऐसा कस्टमर आ जाए तो मैं क्या करूं। इसको पता था, पढ़ा लिखा तो था नहीं। इसने किसी से पूछ रखा था कोई ऐसा कस्टमर हो तो क्या करना चाहिए, तो इसने बताया था किसी ने इसको, भाई एक डायरी पे लिख लिया कर, तुम लिख के उसको दे दिया कर तो तेरा हिसाब पता चल जाएगा। और राजू इतना ईमानदार तो मुझे लगता नहीं था कि वो पूरा का पूरा पैसा दे देता। भाई बचपन में सब लोग मस्ती कर लेते हैं, है ना, तो थोड़ी बहुत मस्ती राजू भी कर लेता था। तो वो तो अच्छा था, इसने पूरा लिखा था, एक डायरी में सारे हिसाब लिख के रखा था, जिसके नाते इसको पता चल गया कि हाँ भाई ये हमने इतने का जूस पिया था। अगर वो लिखा नहीं होता हिसाब तब तो राजू गोलमाल कर जाता कि नहीं कर जाता है? राजू पक्का गोलमाल करता। भाई नहीं, मैं तो 30 दिन, वो बताता कि नहीं आपका 10 रुपए के हिसाब से 30 दिन का 300 रुपये हुआ। और ये राजू बोलता नहीं भाई मेरा तो राजू कौन है? कस्टमर। तो राजू बोलता नहीं भाई मैं तो इतने दिन आया नहीं था, 4 तो संडे था, उसी मेरे अंकल के यहाँ मेरी शादी थी, मैं वहां गया था, मैं तो आया ही नहीं था इधर, तुम कैसे लिख दिए इसमें? जबकि उस पर राजू उसने खुद साइन किया था। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन में आपको ये पता चल गया होगा कि अगर इसके पास